ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जो आपने सिलेबस के अंदर फर्स्ट टाइप पढ़ा था, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन? जब अपन स्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है, और उस डेटा को एनालिसिस जब किया जाता है तो वहां हमारे कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस यूज आते हैं। अब कोरिलेशन होता क्या है? सपोज तो वेरिएबल दे रखे हैं अपने पास एक्स और वाई, और उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास डेटा गिवन है। अब वो एक वेरिएबल एक्स वाई एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, जो वेरिएबल है एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, ये पता कौन लगाएगा? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन हमें सिर्फ इतना बताएगा कि जो दोनों वेरिएबल दे रखे हैं वो किस तरह से रिलेटेड है। तो दो तरह की डेटा होते हैं इसमें, एक तो होता है पॉजिटिवली कोरिलेटेड और दूसरा होता है नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर वेरिएबल सपोज अपने पास ना एक्स के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर वाई भी इंक्रीज हो रहा है तो इस तरह से अपना डॉटेड डायग्राम बनेगा, जिसे बोलते हैं अपन स्केटर डायग्राम। डॉट फॉर्म में जो डायग्राम होता है वो कहलाता है अपना स्केटर डायग्राम। स्केटर डायग्राम अगर एक्स के इंक्रीज होने के साथ अपना वाई भी इंक्रीज हो रहा है तो उन दोनों वेरिएबल के बीच में अपना कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। बट एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में अगर सेकंड वेरिएबल डिक्रीज होता है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग अगर सेकंड वेरिएबल डिक्रीज होता है तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, स्केटर डायग्राम। ये कहलाता अपना नेगेटिव कोरिलेशन। क्या कहलाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा, अगर एक्स और वाई के साथ जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है तो इस तरह से आपका डायग्राम भी बन सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक्स और वाई में कोई रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है पर लीनियर नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ये दोनों जो है वो तो आते हैं लीनियर के अंदर। अभी अपना जो सिलेबस में टॉपिक है वो लीनियर में ही है। हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, वो आपके लीनियर डेटा पे ही अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये तो कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन और ये कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। इसके अलावा अगर तीसरा पार्ट अगर कोई होता है तो ये कहलाता था नॉन लीनियर कोरिलेशन। और रैंडमली अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्स और वाई के बीच में जो डेटा है वो रैंडमली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वो क्या कहलाएगा? अपना नो कोरिलेशन। यानी यहां एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये अपना कहलाता है नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का वर्क इतना ही है कि जो दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं एक्स और वाई, उसके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो चीज आपको कोरिलेशन बताता है। तो ये पार्ट तो हो गया अपना कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई रिलेशन है या नहीं, उस रिलेशन को यस या नो करता है, वो अपना है कोरिलेशन। बट अगर वैल्यू प्रिडिक्ट करनी हो, अगर प्रिडिक्शन का केस आ जाए तो प्रिडिक्शन में कोरिलेशन हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोरिलेशन तो सिर्फ ये बताएगा कि ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है। बट एक अननोन वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग अगर दूसरी वेरिएबल्स की गिवन है तो अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है अपना कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में। अगर हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है तो रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना है, अगर वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है तो हमें क्या करना है? रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना है। और सिर्फ हमें यह बताना है कि दोनों वेरिएबल में एक दूसरे से कोई रिलेशन है या नहीं, तो कोरिलेशन यूज करना है। तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनको हमें यहां आज कैलकुलेट करेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। नाउ इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? सर रिग्रेशन वाला वापस बता दो। जो रिग्रेशन अपना जैसे जो टॉपिक आएगा तो रिग्रेशन प्रिडिक्शन के काम आता है। सपोज एक्स गिवन है, एक्स गिवन है और y की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है,
या y गिवन है और x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस यूज आएगा। तो जब भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जब भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वहां हमारा रिग्रेशन एनालिसिस यूज आएगा। और सिर्फ हमें अगर ये बताना है कि दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं तो वहां अपना कोरिलेशन यूज करेंगे। सर हाँ यस। सर तो फिर जैसे एक x होता है और एक y की वैल्यू के लिए अपन y इक्वल टू एफ एक्स करते, तो ये क्या है, कोरिलेशन है या रिग्रेशन? क्या x की वैल्यू? x, एक तो x होता है और एक होता है y इक्वल टू एफ एक्स। देखो डिपेंडेंट न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग देखो रिग्रेशन लाइन जब पढ़ेंगे तो अपने पास टू टाइप की रिग्रेशन लाइन होती है। एक में x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है, वो y और x लाइन होती है। दूसरी अपना होता है y डिपेंडेंट होता है और x इंडिपेंडेंट होता है, वो x और y लाइन होती है। तो दो तरह की लाइन रिग्रेशन लाइन अपन यूज करते हैं। अगर लीनियर फॉर्म अपन जो अपन बात कर रहे हैं वो लीनियर डेटा पे ही बात कर रहे हैं। जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो भी लीनियर फॉर्म में ही है। आपके एक्स वाई जो है लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गई, तो वहां आपको कोई भी एक वैल्यू दी हुई है, अगर एक्स गिवन है तो अपन वाई कैलकुलेट कर सकते हैं और वाई गिवन है तो एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो लाइन है, लाइन को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है वो रिग्रेशन एनालिसिस है। ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है वो अपनी रिग्रेशन एनालिसिस है। ओके यस। ठीक है सर। नाउ अब आ जाता है इनकी कैलकुलेशन की बात। ना कैलकुलेशन पहले अपने एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर आपको पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल कोई देना हो, पॉजिटिव कोरिलेशन, तो क्या होगा? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होना चाहिए, तो वो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। क्योंकि ये जो डेटा है वो जनरल लाइफ से लिया गया है, तो जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे जो पॉजिटिव कोरिलेटेड है। अब अगर देखा जाए तो एज और हाइट का रिलेशन मान लो, तो एज बढ़ती है तो एक लिमिट तक अपनी हाइट भी बढ़ती है। अगर बचपन से 20 टू 22 ईयर्स तक का अगर अपन फ्रैक्शन माने तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपनी हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो एज और हाइट में 0 से 22 ईयर्स का जो फैक्टर है एनालिसिस है वो क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन का है। क्या है वो? पॉजिटिव कोरिलेशन का। एज हाइट का मान लो, हाइट और वेट का मान लो, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वेट भी आपका इंक्रीज होगा। ऐसा तो नहीं कि हाइट बढ़ने पर वेट डिक्रीज हो जाए, बहुत ही रेयर केस में होता होगा ये, बट मैक्सिमम केस में हाइट बढ़ने पर वेट भी आपका बढ़ता ही है, तो वो अपना पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे हाइट और वेट। अब अगर बात करें नेगेटिव कोरिलेशन की, तो नेगेटिव कोरिलेशन का तो साइंस में बचपन से एग्जांपल अपन ने पढ़ा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम कम होगा, और जैसे जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपका नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। तो ये तो आपके एग्जांपल हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन के। अब आती है इनकी बात कैलकुलेशन की, कि इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है अपना कार्ल पियर्सन। उसने एक पैरामीटर डेवलप किया था और जिसे बोलते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसे क्या बोलते हैं? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ना कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट किया था आर से। अगर एक्स वाई वेरिएबल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे आर एक्स वाई लिखेंगे अपन। ना आर एक्स वाई इक्वल टू अपना होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये वैल्यू है अपनी आर की। आर है अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? कार्ल पियर्सन।
जिसे लिखते हैं अपन कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यहाँ कोवेरियंस जो है, ना कोवेरियंस का मतलब होता है वेरिएबिलिटी इन टू वेरिएबल। जो आपने दो डेटा लिया है वो कितना वेरिएबल है, तो वो वेरिएबिलिटी दोनों डेटा के बीच की जो वेरिएबिलिटी कैलकुलेट की जाती है वो है अपना कोवेरियंस। ना कोवेरियंस के लिए फॉर्मूला आपका हो जाता है 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ना एक्स बार और वाई बार जो है वो अपना क्या है, मीन। एक्स बार आपका होता है समेशन x अपॉन n और वाई बार होता है समेशन y अपॉन n। ये आपकी मीन वैल्यूज है। और जब भी अगर सिंप्लीफाई करो तो ये आपका फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कोवेरियंस के लिए। फिर अपन सिग्मा एक्स की बात करें तो वेरियंस जो होता है वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। और वेरियंस का मतलब होता है वेरिएबिलिटी इन सेम डेटा। जो भी आपका x और y दे रखा है, दो वेरिएबल्स आपने जो लिए हैं, उन डेटा के खुद के अंदर ही कितनी वेरिएबिलिटी आएगी, वो वेरिएबिलिटी कहां से चेक करते हैं, वेरियंस से। तो वेरियंस जितना कम होगा वेरिएबिलिटी उतनी ही कम रहे, वेरिएबिलिटी जितनी कम होगी वेरियंस उतना ही कम होगा और उतना ही आपका डेटा ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर वेरियंस की वैल्यू कम है तो आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो ज्यादा ऑथेंटिक है। तो वेरिएबिलिटी जितनी कम होगी उतनी ही डेटा की ऑथेंटिसिटी बढ़ती जाएगी और एरर अपनी कम होगी। नाउ सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और इसी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर आता है सिग्मा y। सिग्मा y का स्क्वायर करते तो वेरिएंस ऑफ y हो जाता है। ठीक, ये है वेरिएंस ऑफ x और ये कहलाएगा वेरिएंस ऑफ y। सिग्मा y स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अपन यूज करते हैं 1/n समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, या फिर अपन यूज कर सकते हैं 1/n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो ये है अपना वेरिएंस ऑफ x एंड दिस इज वेरिएंस ऑफ y। जब फॉर्मूले में अगर हम यूज करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अपना हो जाएगा rxy इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ xy। सभी का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो अगर इसका फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें तो सेकंड और थर्ड का भी अपने को फर्स्ट फॉर्मूला ही यूज करना है। या तो सारे फर्स्ट फॉर्म यूज करो या सारे सेकंड फॉर्म। ये जो है वो सेकंड फॉर्म है सभी की। या तो हमें सारी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है या फिर सारी सेकंड फॉर्म। ना दोनों में डिफरेंस क्या है, जब अपन मैन्युअली करते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हो तब तो दोनों ही फॉर्म सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैन्युअली जब ये करते हैं तो जब पॉइंट्स में आती है वैल्यू या फ्रैक्शंस में वैल्यू आती है तो सेकंड ज्यादा डेटा जो सेकंड फॉर्मूला है वो ज्यादा अच्छा रहता है। बट अगर इंटीजर फॉर्म में आ रही है अगर वैल्यू, मीन वैल्यूज एक्स बार और वाई बार, तो अपना फर्स्ट फॉर्म ज्यादा इजी रहता है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड फॉर्म डेवलप की गई थी। बट अब जब आप कैलकुलस यानी कैलसी यूज करोगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आपको कैलसी से ही करनी है, चाहे वो पॉइंट्स में आए या फिर इंटीजर्स में आए। तो rxy में जब वैल्यू पुट करोगे तो कोवेरिएंस ऑफ xy की वैल्यू क्या होगी 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अब बहुत सी बुक्स में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे √n और √n बाहर निकल के क्या बनेगा n, और n से n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट वो सिंप्लीफाई फॉर्म है। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो आपका यही वाला कहलाएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब इस समेशन से स्क्वायर को एलिमिनेट मत कर देना, ये जो भी x माइनस एक्स बार की वैल्यू आएगी उसके सम, स्क्वायर का सम है, और ये अपना y माइनस वाई बार की जो भी वैल्यू आएगी उसके स्क्वायर का सम है। तो यहां से हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मिलेगा। ठीक है,
तो ये है अपना फॉर्मूला फर्स्ट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ना इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? सारी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी, एक्स वाई। वहां से सबसे पहले आपको मीन निकालना है। अगर मीन इंटीजर है, मीन वैल्यूज इंटीजर आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और अगर मीन वैल्यू फ्रैक्शनल्स में आ रही है तो सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो ये तो हो गए फॉर्मूले अपने। अब आ जाती है इसकी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is independent from change of origin and scale। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो अपना इंडिपेंडेंट है फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है? सपोज मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है 2, 3 या 2, 6, 10, 14, ये आपकी x की वैल्यू है। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करें तो रैंडमली कोई भी एक वैल्यू अगर इसमें से सेलेक्ट कर ली जाए, सपोज मैंने 10 सेलेक्ट किया और उसको सभी वैल्यूज में से माइनस कर दिया जाए ux माइनस 10, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -6, -8, -4, 0 और 4। ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है चेंज ऑफ ओरिजिन। रैंडमली जो भी डेटा दे रखा है, रैंडमली उसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो और उस वैल्यूज को सभी में से माइनस कर दो, तो अपना होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये तो है चेंज ऑफ ओरिजिन। स्केल की बात करें तो लगभग सेम ही है जो ओरिजिन है, बट स्केल के अंदर अपन क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा, तो उस क्लास इंटरवल से अगर डिवाइड कर दे तो अभी क्लास इंटरवल कितनी आ रही? 4। जो डिफरेंस है दोनों कंटिन्यूस वैल्यूज का, 6 और 2 का डिफरेंस 4 है, 10, 6 का डिफरेंस 4 है, और 14 और 10 का डिफरेंस क्या 4। तो अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये आपका होता है चेंज ऑफ स्केल। तो दो तरह की वैल्यूज होती है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल। प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से। यानी आप x और y जो दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, अगर उन्हें उनका ओरिजिन शिफ्ट कर देते हो, यानी उन्हीं में से कोई वैल्यूज आप सबट्रैक्ट कर देते हो, तो u और v अगर जो न्यू वैल्यूज आएगी तब भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी अगर u और v अगर न्यू वेरिएबल हो गए तब भी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? सेम रहेगा। rxy इज इक्वल टू ruv। तो जब बहुत ही लेंथी डेटा होते हैं, क्योंकि अपन जो करेंगे वो तो नॉर्मल डेटा से, पर स्टैटिक्स जो यूज आती है बहुत ही लॉन्ग डेटा के लिए यूज करते हैं, जब प्रोग्रामिंग और ये सब करते हैं, तो वहां पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन यूज करते हैं। क्योंकि अगर डेटा आपको इस फॉर्म में दे दिया, अगर डेटा आपको इस फॉर्म में दे दिया x इक्वल टू 10,002, 10,014, अगर इस फॉर्म में आपका डेटा दे रखा है 1,02, 1,14, 1,16, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? काफी लेंथी हो जाएगा। पर अपन अगर चेंज ऑफ स्केल कर लेते हैं u x माइनस 14, तो ये आपका हो जाएगा 14, 2 माइनस 14 कितना हो गया? -12, 0 और +2। अब इसका स्क्वायर ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू दिस। तो यहां जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है या जो लेंथी पार्ट है, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, उसको सिंप्लीफाई कर देता है। तो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन भी अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो जब भी आपको लग रहा है कि डेटा काफी लेंथी है या बहुत ही
ज्यादा बड़ा है, उस केस में अपन चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो एक्स वाई ओरिजिनल डेटा से आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे, सेम वैल्यू यूवी से भी होगी। तो ये तो होगी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर आती है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज लाई बिटवीन -1 to +1। और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो किसके बीच में लाई करता है? -1 to +1 के बीच में अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई कर रहा है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो यहां हम दो वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। लेट u इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एक्स और v इक्वल्स टू अपन ले लेते हैं y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा y। ठीक है, दो वेरिएबल्स अपने u और v ले लिए। u अपने ले लिया x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा x और v ले लिया y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा y। नाउ मैथमेटिकली जो इक्वल क्वांटिटी है, तो जो भी अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पे ऑपरेट हो सकते हैं होंगे। तो पहले मैंने लिया सम ले लिया, दोनों साइड का सम कर लिया। तो समेशन ऑफ u का मतलब हो गया समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा x। सॉरी, अपन को यहां उस फॉर्म में लेके आना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यू स्क्वायर इक्वल टू अपना आ जाएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही वी स्क्वायर क्या हो गया? y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया? स्क्वायर कर दिया दोनों का। नाउ टेकिंग सम, समेशन ले लो। तो समेशन ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ना। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा का देखा जाए तो मीन और वेरिएंस एक कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होता है हर एक वैल्यू के लिए। तो मीन और वेरिएंस जो है वो अपना कांस्टेंट होता है और सिग्मा एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएंस। तो वो कांस्टेंट है, तो समेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर वो समेशन से बाहर हो गया है। ऐसे ही जब समेशन अपन ने इस पे लगाया समेशन ऑफ वी स्क्वायर, तो वो आपका हो जाएगा समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये वेरिएबल डेटा है। और सिग्मा वाई स्क्वायर जो है वो समेशन से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अपन डिवाइड कर देंगे n से, तो 1 अपॉन n समेशन ऑफ यू स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन किया है वही राइट हैंड साइड में होगा। तो 1 अपॉन n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन n समेशन ऑफ v स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन n समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। नाउ ये जो डेटा है सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या थी? तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n किसको डिनोट कर रहा है? सिग्मा एक्स स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। तो ये आपका हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1। तो 1 अपॉन n समेशन ऑफ u स्क्वायर अपना आ रहा है 1। सेम प्रोसेस से 1 अपॉन n समेशन v स्क्वायर, अगर इसको देखा जाए तो भी अपना आ जाएगा समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। एक बार देख लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? देखिए, सबसे पहले अपन एक वेरिएबल सपोज किया है u और v। सेम डेटा से अपन वेरिएबल ले सकते हैं, यही चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो गई। x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा x, y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा y, दोनों का स्क्वायर किया है। तो जो भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में होता है वही सेम ऑपरेशन अपन राइट हैंड साइड में ऑपरेट करते हैं। तो यू स्क्वायर और ऐसे v स्क्वायर कर लिया। फिर समेशन लिया टेकिंग समेशन बोथ साइड, तो समेशन ऑफ यू स्क्वायर
तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, समेशन से बाहर आ गया। ऐसे ही समेशन वी स्क्वायर, समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, कांस्टेंट है, समेशन से बाहर हो गया। फिर n अपना नंबर ऑफ टर्म्स है, उसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है वो बना रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर से सिग्मा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू क्या आ रहा है 1। ये जो है वो आपका हो रहा है सिग्मा वाई स्क्वायर से सिग्मा वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो 1। तो ये यहाँ जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है दिख रही है सभी को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रहा है सभी को? हाँ सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज किए, कोई फॉर्मूला नहीं, हम उस फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। ये डेरिवेशन पार्ट है, आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट करती है उसका। हो गया? कोई डाउट किसी को? युवराज, अनिकेत? नो सर। ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, u और v का। तो u और v का प्रोडक्ट अपना आ जाएगा uv इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया। नाउ टेकिंग समेशन बोथ साइड, दोनों साइड में समेशन ले लिया, तो समेशन ऑफ uv समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। नाउ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है, कांस्टेंट, तो समेशन से बाहर आ जाएंगे, इसको अपॉन में लिख दिया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। नाउ डिवाइडेड बाय n, n आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 1/n से डिवाइड कर दिया। अब ये 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार जो है वो डिनोट कर रहा है कोवेरिएंस को। ये फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस का, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये किसको डिनोट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, आर एक्स वाई को। किसको डिनोट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, आर एक्स वाई। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड इन दो टर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी प्रूफ के लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारा आया है 1/n समेशन u स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1/n समेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तो अपना आया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 से आ रहा है 1/n समेशन u v इक्वल्स टू r x y, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ मैथमेटिकली किसी भी मैथमेटिकली अगर कोई भी नंबर दे रखा है, उन नंबर्स का, सपोज u और v अपना कोई नंबर है, ते u और v कोई नंबर है, उन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन या एडिशन का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या नहीं? u और v कोई भी नंबर है, उन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन या एडिशन का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा हमेशा। हाँ सर। तो इसको अपन लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो u प्लस माइनस v का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस नंबर का सम का स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही हुआ। उन नंबर्स का समेशन का स्क्वायर भी क्या हुआ अपना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही हुआ। और ठीक है, उन नंबर का समेशन जो सम का स्क्वायर है वो भी अपना ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब पॉजिटिव नंबर में अगर हमें नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 0 है, n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अपना क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होती है। तो नेचुरल नंबर से जब डिवाइड करूंगा 1/n समेशन ऑफ u प्लस माइनस v का स्क्वायर, वो भी अपना क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि 0/n तो अपना क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो 1/n समेशन ऑफ u प्लस माइनस v का होल स्क्वायर जो है वो भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ना अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट हो गया 1/n a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे ओपन करो। a स्क्वायर u स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 2uv प्लस b स्क्वायर v स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। नाउ समेशन 1/n समेशन को सभी पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये आपका आ गया 1/n समेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस माइनस 2 कांस्टेंट है 1/n समेशन ऑफ uv प्लस 1/n समेशन ऑफ v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज पुट करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपनी वैल्यू आ गई, तो 1/n समेशन u स्क्वायर किसके बराबर है 1 प्लस माइनस 2 1/n समेशन uv r प्लस 1/n v स्क्वायर 1 के बराबर है इज ग्रेटर देन 0। ना इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉमन आ जाएगा 2 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। अब 2 अपना पॉजिटिव नंबर है, 2 और ब्रैकेट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव हो सकता है। इट मींस 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई भी क्या होगा पॉजिटिव, 1 प्लस माइनस आर एक्स वाई भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव ही होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार प्लस का साइन ले लो, जब मैं प्लस का साइन लूंगा तो 1 प्लस आर एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो यहां से हमें मिल रहा है आर एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, 1 को ट्रांसफर कर देंगे। जब नेगेटिव साइन लेता हूं तो यहां से आएगा 1 माइनस आर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। अब मैं आर एक्स वाई को ट्रांसफर करता हूं तो आर एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से हमें दो स्टेटमेंट मिल गए, एक तो जो r की वैल्यू है वो -1 से ज्यादा होती है, दूसरा जो r की वैल्यू है वो +1 से कम होगी। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। द वैल्यू ऑफ r इज लाई बिटवीन -1 टू +1, और ये इसका एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है डेरिवेशन जो एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पार्ट भी है। जो वैल्यू ऑफ r या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो किसके बीच में लाई करेगा +1 टू -1। एक बार इसको देख लो, यहां कोई डाउट, फिर अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं। सर क्लास कितने बजे तक है? हाँ क्लास कितने बजे तक होगी सर? 10 बजे तक, 10:30 तक? हाँ 10 बजे तक हो जाएगा न्यूमेरिकल 10 मिनट में। तो इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम? डेरिवेशन पार्ट में कोई प्रॉब्लम? ये अपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज पुट की यहां पर। यस अनिकेत, लोकेंद्र, यस सर। ठीक है सर। ओके नाउ न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं अपन। सर लास्ट में वो मोड आर लेस देन इक्वल टू 1 भी बता रखा क्या है कह रहे हो? नोट्स में, यही उसी में बता रखा है मोड आर लेस देन इक्वल टू 1। देखो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन calculate
द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, आपको x की वैल्यू दे रखी है, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y की वैल्यू दे रखी है 9 8 10 12 11 13 14 16 एंड 15। एक बार इन दोनों वैल्यूज का सम कर लो, ये न्यूमेरिकल है अपना, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो अगर RxY का फॉर्मूला देखा जाए तो RxY का फॉर्मूला क्या था, 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n और समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ये है फॉर्मूला अपना, फर्स्ट फॉर्म अगर यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन वैल्यू x बार जो होता है समेशन x बाय n और y बार समेशन y अपॉन n। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं ना। समेशन x अपना आ रहा है 45, इन सभी को ऐड करोगे तो, और इन सभी को ऐड करोगे तो वो आपका आ गया 108। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो दे रखी है 9, तो अपना 45 बाय 9 कितना हो गया 5, तो मीन वैल्यू x बार तो अपना 5 हो गया और y बार आपका हो गया 108 बाय 9 12। तो मीन निकल गया अपना x बार और y बार की वैल्यू, x बार अपना आ रहा है 5 और y बार की वैल्यू आ रही है 12। अब हमें फॉर्मूले में कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, समेशन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं x माइनस एक्स बार निकाल लेता हूं। x माइनस एक्स बार कितना है 5 को माइनस करो, 1 माइनस 5 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 एंड 4। हमें चाहिए स्क्वायर, इसका सम नहीं चाहिए, क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए इन दोनों का। y माइनस वाई बार भी निकाल लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। y बार की वैल्यू आई है 12, तो y में से 12 को माइनस करो, 9 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1 2 4 3। अब जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 4 1 1 4 9 और 16, इसका सम चाहिए। तो ये आपका हो गया 20 प्लस 10 30 और 30 प्लस 30 60 हो गया। फिर चाहिए हमें y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9 16 4 0 1 1 4 16 और 9, ये भी सेम वही आ रहा है 60 आ जाएगा इसका सम। फिर चाहिए हमें दोनों का प्रोडक्ट, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार के प्रोडक्ट का सम। तो पहले दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, -4 इंटू -3 प्लस का 12 -3 इंटू -4 अगेन प्लस 12 -2 इंटू -2 4 -1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 3 12, इन सबको ऐड कर दो तो ये अपना आ गया 12 इंटू 12 प्लस 12 24 24 प्लस 24 48 प्लस 9 57। ये अपनी वैल्यू आई है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की। ना इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में रख दो, ये अपना फॉर्मूला। तो 1/n समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपना हो गया 57/9 अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर
60/9 समेशन ऑफ y माइनस y बार का होल स्क्वायर 60/n, n नेचुरल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 9, तो ये अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ रहा 57/9/60/9 जो हो गया 57/60, 57/60 ये अप्रोक्सीमेट अपना आएगा, कितने आएगी वैल्यू 57/60 की? अप्रोक्सीमेट ये अपना आएगा 0.95। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है? ये पॉजिटिव है, तो x और y के बीच में कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा कि रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी एक इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ आपका y भी इंक्रीज ही होगा, तो उनके बीच में क्या है? 0.95, यानी परफेक्ट से थोड़ा कम है, बट आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो r की वैल्यू अभी अपन ने प्रूव की थी, r की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। अगर एग्जैक्टली r = 1 आ जाता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। परफेक्ट का मतलब जितना x इंक्रीज होगा उतना ही आपका y इंक्रीज होगा। r = -1 आ जाता है तो परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब x जितना बढ़ेगा उतना ही y डिक्रीज होगा। बाकी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर r = 0 आ जाता है तो अपना आ जाता है नो कोरिलेशन। तो ये था आज का न्यूमेरिकल और टॉपिक कोरिलेशन। ठीक है, आप चाहो तो चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर सकते हो। इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? वैसे भी ये स्मॉल डेटा है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज ऑफ ओरिजिन की, फिर भी अगर करना चाहो चेंज ऑफ ओरिजिन तो रैंडमली कोई भी एक वैल्यू, चाहे वो 8 ही हो, 8 को अगर सभी में से माइनस कर दोगे और इधर से रैंडमली कोई भी एक वैल्यू 10 को सभी में से माइनस कर दो, तो जो न्यू वेरिएबल्स आपके आ जाएंगे u और v, उससे भी जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप कैलकुलेट करोगे तो भी सेम यही वैल्यू आएगी 0.95। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? आप चेंज ऑफ ओरिजिन से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे। डेटा आपका सेम यही यूज होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन करके आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। और ओरिजिन को चेंज करने के लिए रैंडमली कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो x में से, उसको x में से माइनस कर देना है, वो न्यू वेरिएबल u हो जाएगा। फिर रैंडमली कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो y में से, उसको y के हर एक वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो वो वेरिएबल v हो जाएगा। तो वहां से आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है RUV, और चेक करके चेक करना है कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। ठीक है ना? इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को? कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? सर नोट्स में लगता है फॉर्मूला थोड़ा अलग लिखा हुआ है, वो RXY जब निकाल रहे तो वो मतलब 2 फॉर्मूले लिखा है मैंने, दोनों यही है, हो सकता है नोट्स में थोड़ा मिस्टेक हो, बाकी यही है फॉर्म अपना। सर यही न्यूमेरिकल में पहले आपने क्या वो 57/9 निकालने के लिए पहले अलग किया है, फिर एक बार पर अभी तुम मुझे फोन कर लेना, उस पर अपन देखते हैं ना। ठीक है सर।